आ रही। चलो, जो घर बैठे हैं उनको आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार यस और नो में बोले फटाफट। ठीक है। चलो तो फिर शुरू करते हैं। डिस्कशन से आते हैं। चलो, डिस्कशन में क्या था? एक्सरसाइज 1 में भी था कुछ, पार्ट 3 में थे शायद 3-4 सवाल, एक डीपीपी भी थी आई थिंक। पहले डीपीपी पे आते हैं ना। चलो 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले तो डीपीपी पे आते हैं, पी फेस आते हैं A1 से A40। चलो, हमारे पास थे डीपीपी नंबर 2। चलो, डीपीपी नंबर 2 में आते हैं, आंसर लिख देता हूं मैं, है ना। डीपीपी नंबर A2, फर्स्ट में बी, सेकंड में बी, थर्ड में बी, फोर्थ में ABCD, फिफ्थ में ABCD, सिक्स में BCD, सेवंथ में AB, एट्थ में ABC, 9 में x इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 10 में 1। आवाज तो क्लियर है? एक बच्चा तो लिख रहा था कुछ ज्यादा ही तेज आवाज आ रही है, और एक बच्चा लिख रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। अब किसकी सच माने ये पता नहीं है। और क्या? तो तुम लोगों ने अपने माइक तो मेरा तो सही है, तुम्हारे में गड़बड़ होगी। अभी तुम लोगों को सबको अनम्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। अब देखो, अब क्लियर आने लग जाएगी तुम्हें वॉइस। अब क्लियर है? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। चलो, हाँ, डीपीपी नंबर 2 में आ जाते हैं। इसमें बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, चलिए डीपीपी नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने से सबसे पहले पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको चाहिए 7th में डीपीपी नंबर B16 में क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है? अच्छा, नहीं, उसके बाद मैं अभी बोलूंगा ना 2 3 फिर 5th पे पहुंचेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 में आते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? क्या है, F1 दे रखा है 2 log 2 x स्क्वायर D1 D2। तो ऑब्वियसली दोनों में बहुत अंतर है भाई। D1 की जो रेंज होगी वो क्या होगी, x पॉजिटिव, और D2 की जो रेंज होगी वो क्या होगी, x नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली D2 की डोमेन बड़ी है, डोमेन की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी। तो पहले वाले की डोमेन तो x पॉजिटिव आ जाएगी, और दूसरे वाले की डोमेन क्या आएगी, x नॉट इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो नॉट इक्वल्स टू 0, बाकी सब जगह डिफाइन होगा, है ना। चलो 3 के बाद आ जाओ। आवाज तेज करूं? अब ठीक है। चलो, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, 5। चलो 5 में आते हैं, क्या है देखो, अपने को ऑप्शन में क्लियर नजर आ रहा है, या तो हमें x में क्वाड्रेटिक चाहिए या फिर y में क्वाड्रेटिक चाहिए। अब जैसे मान लीजिए log 25 x में क्वाड्रेटिक बन गई, तो ऑब्वियसली एक जगह उसका सम ऑफ रूट लिखा हुआ है, एक जगह उसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो बस ये सिंपल सी इक्वेशन है, मैं उसे या तो x में कन्वर्ट कर लूं या फिर y में कन्वर्ट कर लूं, बस यही है। अब जैसे मान लो किस में कन्वर्ट करूं, पहली इक्वेशन क्या लिखी हुई है मेरे पास, log 225x प्लस log 64y इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 4। और एक दूसरी इक्वेशन क्या है, log x, तो इसको ऐसा करो 1 अपॉन में ले जाएं तो बेस और नंबर सेम हो जाएगा, 225x माइनस 1 अपॉन
log 64y, करेक्ट है, इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अब कहीं से भी वैल्यू रिप्लेस कर दो, मान लो तुम्हें x वाले ऑप्शन चेक करने हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कितनी हो जाएगी 4 माइनस log 225x इक्वल्स टू 1, बस। तो log 225x में क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, बस वही सवाल है, क्वाड्रेटिक बन गई ना, बार बार log लिखने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस टी इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके दो रूट ही तो होंगे, t1 और t2, बस। t1 का मतलब ये हो जाएगा log 225x1 और t2 का मतलब क्या हो जाएगा log 225x2। तो सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ रूट से क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ आंसर, तो जैसे यहां से दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा 4, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सम ऑफ रूट कितना आएगा 6, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको y वाला चेक करना है तो y में क्वाड्रेटिक बना लो। d कैसे देखेंगे, b पता है, b पता है तो log x1 प्लस x2 पता है, तो log x1 x2 पता है, तो उससे x1 x2 की वैल्यू निकल जाएगी, y1 y2 की वैल्यू निकल जाएगी, डी में पुट करेंगे तो डी ऑप्शन चेक हो जाएगा। बस इतना सा करना है। आवाज क्लियर नहीं है, चलो रुको तो किसी को बुलाते हैं। मेरे हिसाब से यहां तो ठीक आ रही है आवाज, है ना। तो रुको किसी को बुलाते हैं, अभी देखवाते हैं आवाज, जब तक डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं, ना। क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ लोग लिख रहे हैं क्लियर ही है, कुछ लोग लिख रहे हैं क्लियर नहीं है। अब इसका मेरे पास कोई समाधान नहीं है। जिनको क्लियर सुनाई दे रही है वो क्लियर सुने, खुश रहे। जिनको क्लियर सुनाई नहीं दे रही है उनके लिए अभी किसी को बुलाया है, वो साउंड चेक करके चल जाएगा, ताकि उनको भी थोड़ा मेंटली रिलैक्स मिल जाएगा कि हमने अपनी तरफ से प्रयास कर लिए हैं, है ना। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए और 2a पे वैल्यू निकाल लेंगे, वो पता लग जाएगी, है ना। 7 8 9 9 9, अच्छा 9 में आते हैं क्या है, देखो अब 10 दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम आए तो 10 दे रखा है, तो देखो इसको साइन अपॉन कॉस में हम बदल लेते हैं, तो ये x प्लस 100 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस x प्लस 100, है ना। वैसे अपन इसमें वो भी लगा सकते थे, बट उस फॉर्म में नहीं दे रखा, ये 10 है 10 भी 10 सी दे रखा है। अगर वो वाला दे देता, कई बार इसमें वो भी दे देता है, वो थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा, तब तो अपन इसको 1 बाय नहीं 10 3 थीटा भी लिख देते हैं ना। लेकिन वो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए अपने को साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, अदरवाइज कहीं ना कहीं उससे भी अपना काम हो जाता। तो ये हो गया x प्लस 50 अपॉन कॉस x प्लस 50, फिर साइन x अपॉन कॉस x, और फिर कितना दे दिया साइन x माइनस 50 अपॉन कॉस x माइनस 50, है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे 2 है ना, तो आप ऐसा करो थोड़ा बराबरी में कर लो, साइन x को इधर ले आ सकता हूं मैं, और इस कॉस x को कहां लिया है, इधर लिया है, तो इधर भी साइन कॉस की टर्म होगी, इधर भी साइन कॉस की टर्म होगी, बस। अब मैं इसमें सी एन डी लगा देता हूं, सी एन डी कंपाउंडेड डिविडेंड तो क्या होता है कि भाई अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी लिखा हुआ है, तो ऊपर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो देखो अगर ये है तो ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा, ये टर्म क्या बनेगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो बनेगी, ऊपर प्लस करेंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला लिख दो डायरेक्ट, तो ये साइन ए प्लस बी, और नीचे किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी बन जाएगा, या एक स्टेप और लिखूं बीच की,
हाँ ना तो बोलो। नहीं मतलब मैं एक स्टेप ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन अपन एक्चुअली एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कई बार ऐसे मन में विचार आता है कि यार एडवांस है तो मतलब थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए बच्चे को, तो वो इसलिए सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो ठीक रहे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आते रहोगे हम पढ़ाते रहेंगे। ये ऐसे बन जाएगा ना, तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, नीचे क्या बन जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो छोटे छोटे फॉर्मूले बन जाएंगे। ऐसे ऊपर भी बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा साइन ए साइन बी और प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का। बस ऐसे नीचे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। कर लोगे इसके बाद सीधे सीधे से, फिर बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, अगले स्टेप में कुछ आंसर हो जाएगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। अब आसान टर्म बन जाएगी है ना, अब क्या बन जाएगी आसान टर्म बन जाएगी। तो जैसे ऊपर किसका बन गया साइन ए प्लस बी, नीचे गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी। इधर क्या बन गया साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी। और इधर कितना बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस बाहर ले लें, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी। बस अब सीधे सीधे एंगल आ ही जाएंगे, जैसे ये एक एक्स कट जाएगा, इधर अभी अपने पास 50 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या कैंसिल हो जाएगा एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर टू साइन ए साइन भी लगा देना, तो आसानी से आ जाएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। 10 में बताऊं, चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम आए तो 10 क्या है, ठीक है। ये देखो जब भी एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं ना कहीं हम किसका इस्तेमाल करते हैं रेंज बाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। बात हमेशा थोड़ा सा दिमाग में रखें। जैसे ये दिया हुआ है ना, तो अब मैं क्या करूं, पहली थॉट तो ये आएगी कहीं ना कहीं y वाली टर्म एक साथ करूं और x वाली टर्म क्या करूं एक साथ करूं, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 लिख सकता हूं। तो अब ये क्या चीज होगी, ये एक तरह से होगी a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अरे हाँ ना तो कुछ बोला करो, वो टर्म नहीं बनी क्या, वो नहीं पड़ी क्या a cos x प्लस b sin x किससे छोटा होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाएगी बड़ी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये तो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। अब तुम सोचो कि ये क्वांटिटी 1 या 1 से क्या दे रखी है बड़ी, तो ये क्या साइन वाई 1 से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कब है कि कॉस अल्फा कितना हो जाए 0 और साइन वाई कितना हो जाए 1, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यही तो पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर कॉस अल्फा 0 नहीं हुआ तो क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी, तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा फॉल्स। तो बस एक ही ऑप्शन है पॉसिबल ओनली इफ, कब पॉसिबल होगा जब ये कॉस अल्फा क्या हो जाए 0 और उस केस में साइन वाई कितना हो जाएगा 1। बस ये वैल्यू पूछी थी तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, निकल जाए। ठीक, चलो और कुछ घर बैठे उनको डीपीपी में कुछ पूछना है इसके अलावा, घर बैठे उनको डीपीपी में और कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया एक बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भाई,
पी और क्यू है, अरे एक्स बराबर ए पे जो वैल्यू होगी ना वो पी ए हो जाएगी, मतलब पी ए वैल्यू होगी लॉग ए, मतलब 1 हो गया वो, और क्या है, और एक वैल्यू क्यू ए हो जाएगी तुम्हारी, तो एक वैल्यू तो वो हो जाएगी। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम पी ए दे रखा है ना, तो 6 में कुछ भी नहीं करना, तुम्हें वैल्यू निकालनी है, तो पी ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जब वैल्यू 2 में डाल दो तो ये 1 प्लस लॉग ए 2 हो जाएगा, और क्यू ए कितना हो जाएगा, लॉग ए ए मतलब 1 हो जाएगा। अब पी ए माइनस क्यू ए कितना दे रखा है, हाफ, तो पी ए क्यू ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो ए निकल के आ जाएगा, ए की तो इक्वेशन है, तो जैसे पी ए क्यू ए डालोगे तो ए निकल के आ जाएगा, तो इजी था। ठीक है, चलो इसके बाद शीट में आ जाए, निकालो फिर शीट में आ जाओ। चलो तो शीट में आते हैं हम, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आते हैं पहले। तो इसमें 1 पार्ट थर्ड था एक, तो 3 सवाल थे उसमें, छोटे छोटे से वो तो हो गए होंगे सबके, हो गया 1 पार्ट थर्ड के तीनों चारों सवाल सबके। एक बच्चा अनिरुद्ध किस क्या पूछा है, पार्ट थर्ड का A2, पार्ट थर्ड के A2 में क्या है अरे ये तो क्लास में करा दिया था, ये तो क्लास में भी करवाया था मैंने सेम। अरे भाई कभी कभार समय निकाल के क्लास नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिया करो यार, ऐसे क्या करते हो, समय निकाला करो क्लास नोट्स रिवाइज करने के लिए। जो A2 का थर्ड पूछ रहा है तो सेम क्लास में कराया था मैंने ख्याल से, मैंने 4 सवाल कराए थे, उसमें चौथा सवाल था ही है। टोटल कितने, 3 और 4, तो 2 की पावर 12 आंसर हो जाएगा, ऐसे याद रखो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना। और क्या पूछ रहे हैं इसमें, B1 टैली करना है, B1 में क्या टैली करना है भाई, विच ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन, तो चेक कर लो जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो ये तो अपन कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेंगे, इसमें तो आंसर हमने दे ही रखा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 2 में भी था क्या कुछ, एक्सरसाइज 2 में क्या था, पार्ट 1 में 1 to 4, चलिए ठीक है, तो 2 पार्ट 1 में 1 to 4 इसमें आओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला स्टेटमेंट, एम एन पी क्यू बिलोंग्स टू एस, पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू एस, देन आर एस एम एन बिलोंग्स टू एस, ये तो फर्स्ट वाला है। अब हमें क्या देखना है, there exists at least one element Mn Pq belongs to S such that Pq Mn not belongs to S, तो ये AB और BC वाला ये तो इक्विवेलेंस होता है ना, ये तो सिमेट्रिक होता है ना रिलेशन S वाला, ये वही तो है N क्रॉस N वाला जो सवाल किया था अपन ने, तो ये तो सिमेट्रिक आया था ना अपने पास, तो सिमेट्रिक होगा, और इसने जो लिखा है उसका मतलब क्या है, नॉन सिमेट्रिक, बस खत्म, सिमेट्रिक आ रहा है ना ये तो ये वही तो है अपन ने जो क्लास में किया था, तो सिमेट्रिक भी आया था, रिफ्लेक्सिव भी आया था और ट्रांजिटिव भी आया था, तो और सिमेट्रिक है तो फिर स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा, सिमेट्रिक है ना, स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। एक बच्चा कह रहा है सर 1 का एग्जाम्पल बता दो, 1 का एग्जाम्पल क्या बताऊं, किस चीज का बताऊं, रिफ्लेक्सिव तो वैसे ही नजर आ रहा है, x माइनस एक्स प्लस √2, तो √2 आएगा, तो √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक तो अपन ने कई बार शुरुआत में भी किया था, जैसे कोई से भी 2 ले लो, है ना, कोई से भी 2 क्या लेंगे, जैसे एक 1 प्लस √2 और 1 ले लो, x को कितना ले लो, ये हम पहले सवाल के लिए बात कर रहे हैं बेटा, है ना, पहले सवाल के लिए बात कर रहे हैं, एक बच्चे को एग्जाम्पल नहीं सोचने में आ रहा, वो ये पूछ रहा है, तो जैसे x को ले लिया 1 प्लस √2 और y को मान लीजिए 1 ले लिया, तो x माइनस वाई प्लस √2 कितना होगा, x माइनस वाई प्लस √2, तो 1 प्लस √2 माइनस 1 प्लस √2, तो ये तो 2 √2, ये तो इरेशनल बना,
लेकिन अगर आप y माइनस एक्स प्लस रूट टू निकालोगे तो 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू, ये तो जीरो बन गया ना, रेशनल आ गया। तो ये कहाँ इरेशनल आया, ये तो क्या आ गया, रेशनल आ गया। बस इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। चलिए इसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा, जो घर बैठे हैं उनको 4 भी पूछना है। अच्छा ये 4x लेस देन y वाला कराया तो था अपन ने, x लेस देन y है तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, x लेस देन y whenever y is older less than x, नहीं क्यों, ये लिखा ना whenever y is 5 year older than x, ये लिखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, वो तो 5 से 5 तो 10 हो जाएगा ना उधर, ये उससे 5 छोटा है, अगला उससे 5 छोटा है, तो वो उससे तो कितना छोटा हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ट्रांजिटिव थोड़ी ना होगा। अपन ने तो सिर्फ x लेस देन y पढ़ा था, इसने तो बाउंडेशन दी है x लेस देन y व्हेनेवर वो उससे कितना छोटा है 5, तो 5 और 5 तो 10 हो जाएगा, ये फिर उस कैटेगरी का सवाल बन जाएगा y बराबर x प्लस 1, तो इसने साथ में कंडीशन भी दी है ना, इसलिए नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चा थर्ड भी कह रहा है कि सर थर्ड भी बता दो। कुल मिला के चारों पूछ लिए, जबकि इसमें पूछने लायक एक भी नहीं था मेरे हिसाब से, अगर पूछने लायक इसमें एक भी नहीं था बेटा मेरे हिसाब से तो, हालांकि तुमने पूछे तो मैंने चारों बता दिए, लेकिन अगर चारों ही पूछ रहे इसका मतलब तुम तैयारी खुद से, तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स में कमी है, शायद हो सकता है सुनने में थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन अगर कोई चारों पूछने की इच्छा रख रहा है तो इसका मतलब उसके एफर्ट्स में कमी है। एक ये कह रहा है m प्लस 5n, और एक ये तीसरा भी बता रहा हूं m प्लस 5n कह रहा है, और एक क्या बोल रहे हैं m प्लस 4n है, और एक कह रहा है m प्लस 9n है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अब अगर ये चीज 5 से डिविजिबल है तो ये तो 5 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 5n तो 5 से डिविजिबल है ही सही, और m प्लस 4n किससे डिविजिबल है, 5 से, तो दोनों सेम है, दोनों सेम ही है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको 4n प्लस 5n लिख दो। अब ये 5 से डिविजिबल है तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, और ये 5n तो है ही सही, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सेम, है ना। चलो बस ये 4 ही थे, ठीक है। चलो निकालो फिर क्लास नोट्स, और कुछ तो नहीं था, चलो तो क्लास नोट्स निकालो फिर। एक बच्चा लिख रहा है सब मेरे सारे बन गए थे, वो तो देखो उसमें तो कोई दोहराई नहीं होती भाई, हम सबको सेम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चे की मेहनत है, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे निकलेगा, है ना, और जो नहीं करेगा वो फिर से पढ़ेगा। अरे यही होगा और क्या है फिर भाई, इसका और कोई हिसाब तो है ही नहीं भाई, हम सबको सेम पढ़ाते जा रहे हैं। अब अगर कोई चारों बना के आ रहा है और कोई एक भी नहीं बना के आ रहा, वो अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगा रहा, तो फिर अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं है भाई। जो एक बार में सब पढ़ लेगा, रिवाइज करेगा, तो वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ोगे, नहीं याद रखोगे तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं उसका, है ना, तो उसका कोई इलाज नहीं है। चलो खैर, और हालांकि मैं इसीलिए बार बार कहता भी हूँ कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है, आसान, अब वो तो रिवाइज करना पड़ेगा और उसको याद भी रखना पड़ेगा। चलो तो अपन पहुंच कहां तक गए थे क्लास नोट्स में। अच्छा, प्रॉपर्टीज थी, उनका कैसे क्या है और उनके सवाल अपने को सोल्व करने थे, है ना। चलो तो आ जाते हैं फिर, मैं निकालता हूं कहां पे है सवाल हमारे, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल दो, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस सोल्व करनी है, मान लीजिए सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हाँ समझाऊंगा ना, वो उसी में समझा दूंगा ना, जिसमें जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसको समझते जाएंगे, और करना क्या है अपने को, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसको समझते जाएंगे, है ना। चलो
भाई उसमें अल्टरनेट तो है ही नहीं भाई, अपन ने पहली प्रॉपर्टी रेंज लिखी तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता ही है, तो वो अंडरस्टूड है ही सही। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है तो उसकी डेफिनेशन है ही सही कि एक्स से क्या रहेगा, छोटा, और एक्स -1 से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा। तो अब आप कोई सी वैल्यू लेके देखो, 3.2 लोगे तो वो कहाँ जाएगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3। 3 लोगे तो भी कितना होगा, 3। तो वो ऑब्वियसली इस रेंज में आएगा इसी, है ना। तो वो अंडरस्टूड वाले है ना। माइनस है तो माइनस केस बना के बाहर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो सवाल करते हैं। तो अब सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे मान लीजिए पहला सवाल हमने कर लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना होना चाहिए, 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 2 मतलब हमें क्या लिखनी है, एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा, 2। तो बताओ क्या हो सकती है। तो अपन देख रहे हैं कि भाई क्या क्या हो सकती है। अगर हम देखें कि भाई अगर 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रही तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2। तो हम एक्स को कितना लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या माना जाएगा, 2 से 3। 2 से 3 भाई एक्स कहां से कहां तक जाएगा, सॉल्यूशन मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। सॉल्यूशन मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। और थोड़ा सा समझे जैसे, तो और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए मुझे 3x+4 चाहिए, वो कितना दे रखा है, 1। मान लीजिए अब ये दे दिया। तो अब इसमें मेरे पास बढ़ने के दो तरीके हो सकते थे। मैं चाहता तो इसको ऐसे सोच लेता कि भाई ये 1 है, तो जैसे मैंने यहां सोचा कि भाई ये क्वांटिटी क्या है, 2। तो अगर ये क्वांटिटी 1 है इसका मतलब 3x+4 कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 2। यस और नो, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 2। भाई 1 से 2 के बीच की कोई क्वांटिटी होगी तभी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। अब इससे मैं क्या निकाल लू, एक्स निकाल लू। तो -3 लेस देन इक्वल है कितना, 3x, कितना हो जाएगा, -2। एक्स से डिवाइड कर दू तो ये -1 से कितना हो जाएगा, -2/3। अब कोई कहे कि नहीं सर मैंने तो प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैं उससे करना चाहता हूं। तो उससे करना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं अगर ऐसे कहूं कि मैं इसमें से 1 क्या लेना चाहता हूं, बाहर। बाहर आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आ सकता है बाहर। अब 4 बाहर ले लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x कितना आएगा, -3 आएगा। अब क्या ये 3 बाहर आ सकता है, नहीं, ये 3 बाहर नहीं आ सकता है। तो अब इसको मुझे डिफाइन करना ही पड़ेगा। और ये -3 है तो इसका मतलब ये 3x कहां से कहां तक जाने वाला है, -3 से लेके -2। तो बस x कहां से कहां तक आ जाएगा, -1 से लेके -2/3। आप चाहें तो एक ऐसे भी रिजल्ट याद रख ले, अगर आप चाहते हैं कि मैं बार बार ये स्टेप ना सोचूं, कौन सी वाली स्टेप, जैसे मैंने लिखा कि ये 1 है तो 1 से 2, ये अगर -3 तो -3 से 2। तो आप ऐसे भी याद रख लें कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x कोई नंबर है अल्फा, तो x कहां से कहां तक जाता है, अल्फा से अल्फा+1। x कहां से कहां तक जाएगा, अल्फा से अल्फा+1। अब आप चाहें तो ये डायरेक्ट भी दिमाग में रख लें कि भाई देखो ना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अल्फा है तो अल्फा से कहां तक जाएगा, अल्फा+1। जैसे 2 था तो कहां से कहां तक गया, 2 से 3। अगर 1 था तो कहां से कहां तक गया, 1 से 2। अगर आप समझे -3 है तो कहां से कहां तक गया, -3 से -2। इधर वाले अल्फा पे क्लोज लगता है, उधर वाले अल्फा पे क्या लिखता है, ओपन लगता है। तो अगर हम ये याद रख सकें तो डायरेक्ट भी याद रख लें, उसमें कोई बुराई नहीं। है ना। अब यहाँ पे वही चीज सीखी अपन ने कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम इंटीजर को बाहर भी ला सकते हैं। इंटीजर को बाहर लाने से, इंटीजर को बाहर नहीं लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपन ने नियम भी बना लिया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस आई है तो आप चाहें तो आई को क्या ला सकते हैं, बाहर। क्योंकि बाहर लाने और नहीं लाने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है ना। तो ये वो वाली प्रॉपर्टी आ गई। क्लियर है ये बात, ये उस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया अपन ने उधर, इसका यूज कर लिया है ना। और कहीं ना कहीं ये चीज सब प्रूव भी हो जाती है कि भाई आप बाहर लो चाहे ना लो, उससे कोई फर्क नहीं
क्लियर है बात? चलो चलो अभी मैं आ, ये अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे रहा हूं। एक बच्चे ने बड़ी आसानी से लिख दिया, समझ नहीं आ रहा है ना? ये बोले, अच्छा एक बच्चे ने अभी लिखा है समझ नहीं आ रहा है, तो ये बच्चा बोले कि ये जो दो सवाल लिखे इसमें क्या समझ में नहीं आया, कौन से स्टेप समझ में नहीं आई। अनम्यूट कर दिया है मैंने। हाँ, अब ये बोले कि क्या समझ में नहीं आया। अरे ये क्या बात हुई? अब देखो मैं पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा यार। कहाँ क्या गायब हो जाते हैं तो यार बताओ। कहानी ऐसा थी, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया हो। हाँ, अरविंद नाम का बच्चा था ये। अच्छा सॉरी, शायद मैंने गलत पढ़ लिया, ये लिख रहा था सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, इसने लिखा था आवाज नहीं आ रही है। एक ने लिखा था सर दिख नहीं रहा है ठीक से। अच्छा वो तो लाइट चली गई थी इसलिए नहीं दिख रहा था। अच्छा, अच्छा ये तो किसी ने लिखा ही नहीं कि समझ नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, सब प्रॉपर्टी। अच्छा वो तो समझाए थे का वो लिखा है। ठीक है, फिर मैंने ही कुछ अंडर एस्टिमेट कर लिया अपने आप को, ऐसा लग रहा है। हाँ ये बात भी सही है। चलो तो यही हो गया। अगले सवाल पे आगे बढ़े। तो हम चाहें तो इसके लिए ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगर हम ये याद रखेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो कैलकुलेशन का वर्क है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी में थोड़ा सा अगर इसको और बढ़ाएं अपन सवाल को, तो मैं इसकी जगह क्वाड्रेटिक भी दे सकता हूं। तो तीसरा एक सवाल में लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 बराबर 0। चलिए इसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो अब इसमें क्या होगा, पहले हम क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, उससे इस तरह का कुछ बनेगा, उससे फिर किसकी वैल्यू लिख देंगे, एक्स की लिख देंगे, है ना? चलो तो इसको करने की कोशिश करें। एकदम छोटे सवाल से अपन शुरुआत इसलिए करते हैं, अभी धीरे धीरे अपन थोड़े टिपिकल सवाल पे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन आसान से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि भाई अपने को हर तरह का सवाल आना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, ये एक तरह से सीधी सी क्वाड्रेटिक की है, किसी को बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर देखने में तकलीफ हो रही है तो ऐसे लिख लें। तो ये हो जाएगा टी माइनस थ्री प्लस टी प्लस टू, सही लिखा, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री टी माइनस सिक्स। तो टी बराबर थ्री और टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू माइनस टू। अब मैंने याद कर रखा है तो मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा, ये थ्री से फोर और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू से माइनस वन। इकट्ठा लिखना है तो ऐसे लिख दो, माइनस टू से माइनस वन यूनियन थ्री से फोर। ये आंसर आ गया। अब यही क्वाड्रेटिक मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह किस में बना ली, फ्रैक्शनल पार्ट में बना ली। तो फ्रैक्शनल पार्ट को टी समझ के सोल्व कर लो, फ्रैक्शनल पार्ट को टी समझ के सोल्व कर लो। फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल पार्ट को टी समझ के करें तो भी वही चीज है, टी स्क्वायर प्लस टी बराबर 0, टी प्लस 1 बराबर 0, तो टी की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर 0 और फ्रैक्शनल पार्ट x बराबर -1, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x तो कहां से कहां तक जाता है, 0 से 1, ये होगा। और ये जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट x 0 कब होता है, जब x क्या होता है, इंटीजर। आई लिख देंगे इसकी जगह, तभी तो 0 होगा। अब ठीक है, अब ये अपने को डायरेक्ट समझ में आना है। अभी कोई कहे कि नहीं ये समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, इस फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखने के लिए कहा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये क्या लिखा हुआ है, x किसके बराबर है, इंटीजर, x किसके बराबर है, इंटीजर, ये लिखा है यहाँ पे अपन ने। बट ठीक है, हमें डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट x 0 है तो x क्या होगा, इंटीजर होगा। इसी सवाल को थोड़ा सा और वैसा बनाना चाहें तो ये लिख लो, 6 फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लिख लेते हैं। अब थोड़ी सी वैसी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये दोनों लिखो, फिफ्थ को करने की कोशिश करो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्वाड्रेटिक बना सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट में क्वाड्रेटिक बना सकता है। चलो 3 और 4 लिख लिए सबने, हटा दो बोर्ड पे से। चलो तो इसमें ध्यान दो, तो वही 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, दो फैक्टर हो जाएंगे शायद, 3t माइनस 1 और 2t माइनस 1, तो t की दो वैल्यू आ गई 1/2 और 1/3, तो फ्रैक्शनल पार्ट x कितना आ जाएगा, 1/2 और 1/3। तो x क्या आ जाएगा मेरे पास, ऐसे लिख दूं, इंटीजर प्लस 1/2 और इंटीजर प्लस 1/3। ये इससे ये स्टेप लिखी, सबको समझ में आती है, नहीं आती तो फिर ऐसे एरो लगा के देखना पड़ेगा हमें कि फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x कितना होगा, इंटीजर प्लस हाफ और इंटीजर प्लस 1/3, ये तो होगा, इंटीजर प्लस हाफ और इंटीजर प्लस 1/3। लेकिन कोशिश करें कि चीजें हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करके लिख सके। भाई ऐसे समझे ना कि फ्रैक्शनल पार्ट हाफ, तो हाफ तो सब भाई 3 प्लस 1/2 होगा तो भी फ्रैक्शनल पार्ट हाफ आएगा, 4 प्लस 1/2 होगा तो भी फ्रैक्शनल पार्ट हाफ आएगा, माइनस हाफ का भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है, हाफ ही आता है। इंटीजर प्लस हाफ आ सकता है या इंटीजर प्लस 1/3 आ सकता है, मुझे हाँ। चलो और लिखते हैं, चलो 6 पे आ जाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 से लेके फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 10 इक्वल्स टू 75 माइनस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 1, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 से लेके फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 10 इक्वल्स टू 75 माइनस 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
अरे वाह, ऑनलाइन वालों ने तो आंसर भी लिख दिया। आंसर कितना आ रहा है? 7.5। करेक्ट है। कितना सीधा सा सवाल है। हाँ, कितना आ जाएगा? 7.5। अब क्या है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर प्लस माइनस में इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट उसको क्या करता है? खा जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये भी कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, और आखिरी वाला भी कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, है ना। तो अब ये इधर ये 10 है टोटल, तो 10 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और अपन जानते हैं कि ये कितना होता है? एक्स ही तो होता है। तो एक्स कितना आ गया? 7.5। एक्स कितना आ गया? 7.5, है ना। तो फ्रैक्शन, अब ये प्रॉपर्टी है। अब एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर्टी ऐसे नहीं कि मतलब बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये तो सब इसलिए बनाया गया है ताकि आपकी थोड़ी सी मेहनत बच जाए। अब जैसे मान लो अगर हम जैसे होता है कि इसको प्रूव भी करना चाहते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है, अपने को यही तो प्रूव करना है कि भाई ये ऐसे होता है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कि भाई मान लो अगर मुझे प्रूव भी करना होता, तो मैंने कहा ना मैं इसको किससे समझता हूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर से। तो इसको क्या लिखूं? एक्स प्लस आई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई। और ये एक्स प्लस आई है ही सही, इससे आई क्या हो जाएगा? बाहर। तो ये दोनों आई तो कटे जाएंगे। एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि छोटी मोटी चीजें हम डायरेक्ट दिमाग में रखें। एज सच कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये तो हमने छोटे छोटे एक रिजल्ट इसलिए बना लिए हैं ताकि जब हम कैलकुलेट करें तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो? फास्ट हो। तो हम इसको क्या लिखें? डायरेक्टली लिख लें कि कितना है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये कितना है? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, है ना। वो इसलिए बनाए गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि कोई वैसा कोई ऐसी खास प्रॉपर्टी नहीं है। पर ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जब भी वर्कआउट करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो? आसान। ठीक है, क्लियर है? इस 6 तक का काम सबको? 6 तक का सबको क्लियर है? एक बार यस और नो में बताएं, फिर अब थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करेंगे इनका भी। है ना। चलो ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा इनको बढ़ाते हैं। चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल्स टू समेशन एन बराबर 1 to 151 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1/2 प्लस n by 100। मान लो ये सवाल है। अब कुछ लोगों के चेहरे पे तो वैसे ही समेशन देखते मुस्कुराहट आ जाती होगी, है ना। कुछ लोगों के चेहरे पे समेशन देखते मुस्कुराहट आती होगी, वो रिलैक्स हो जाते होंगे कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये अनुराग जो है, अनुराग ये आंसर बड़ी जल्दी लिख रहे हो, क्या बात है बेटा? क्या पहले से ही देखा है क्या कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं? अच्छा, अनुराग लिख रहा है डायरेक्ट सोल हो गया। तो मुझे भी बताओ यार, अनम्यूट करके अपने आप को डायरेक्ट कैसे सोल हो जाता है? मैं तो अभी सोल्व करूंगा तो बच्चे कहेंगे सर समझ ही नहीं आ रहा, तुम बताओ डायरेक्ट कैसे सोल्व हो गया, मैं भी वैसे ही सिखा दूंगा। अनुराग, तभी तो कह रहा हूँ तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, और ये अनुराग ने। हाँ कर दिया मैंने, अनम्यूट कर दिया अनुराग, बोलो। 1/2 प्लस जो भी आएगा सर, हम्म तो जीरो जीरो तो 149/100 तक तो जीरो ही आएगा। हम्म और फिर वहां से 149 तक 1/2 प्लस 149/100 तक 1 आएगा। हम्म तो वो हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। और फिर 2 वाले 2 आएंगे तो 104 प्लस 100 मतलब 105 तक। हम्म लेकिन कुछ जल्दी नहीं बता दिया तुमने आंसर।
क्या अनुराग बोलो ना कुछ। अरे कहाँ हो भाई, तुमसे बात कर रहा हूँ अनुराग। जल्दी कर, हाँ, जल्दी करता हूँ सर। जल्दी करता है, ऐसे पहले करा हुआ तो नहीं था। सच प्रैक्टिस कर सच बताना ईमानदारी से। सर, शीट सॉल्व करी भाई सर। हाँ, सोल्व कर लिया ना पहले, तो मैं वही तो कह रहा हूँ यार, पहले सोल्व कर लिया तो मुझे आएगा, क्योंकि जो सवाल है अगर आदमी पहली बार अटेम्प्ट करे तो इतनी जल्दी आंसर आ ही नहीं सकता। क्योंकि डायरेक्ट सोच लेना 100 तक 0 फिर 4 5 इतनी जल्दी है, तो मैं यही तो पूछ रहा था यार, पहले ही बोल देता। अच्छी बात है, उसमें बुरी बात नहीं है कि शीट पहले सोल्व कर ली, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को आश्चर्य इससे हुआ कि इतनी जल्दी आंसर तो इतने सालों में कभी किसी ने नहीं दिया। बड़ी जल्दी आंसर आ गया, चलो खैर कोई ना। तो हम हमें अब देखो, ऑब्वियसली समेशन का मतलब क्या है, हमें डिफाइन करना है। अब डिफाइन करने में वही चीज है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो सीधा सा खेल है कि अगर 1 से छोटा है तो 0 आना है, 1 से 2 के बीच में है तो 1 आना है, 2 से बड़ा है तो 2 आना है। तो हमें यही देखना है कि कहां तक क्वांटिटी 1 तक जाएगी, कहां तक 2 जाएगी, कहां 2 से बड़ी होगी। तो देखो अब वो चीज ऑब्जर्वेशन है कि भाई हम 1 डालेंगे तो ये 1/100 होगा। कहां तक दिक्कत नहीं आएगी, देखो अगर मैं यहाँ पे 49/100 लिखूंगा और फिर समझो एक टर्म लिखूंगा 50/100, तो जैसे ये टर्म आएगी 50/100, ये कितना बन जाएगा, अंदर वाली चीज क्या बन जाएगी, 1, अंदर वाली क्वांटिटी 1 बन जाएगी। और जब तक ये 49 तक रहेगा, अंदर वाली क्वांटिटी 1 से क्या रहेगी, छोटी, है ना। और अंदर वाली क्वांटिटी 1 से छोटी है, इसका मतलब ये यहां तक क्या जाने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन जैसे ही अंदर वाली क्वांटिटी 1 होगी, ये कितना हो जाएगा, 1। अब लेकिन ये 1 कब तक रहेगा, जब तक अंदर वाली क्वांटिटी किससे छोटी रहेगी, 2 से। ये कब तक 1 रहेगा, जब तक अंदर वाली क्वांटिटी किससे छोटी रहेगी, 2 से। अब मैं देखो अंदर वाली क्वांटिटी 2 से छोटी कब रहेगी, देखो 149/100, और ये हो गया 1/2, 150/100। तो आप समझो 150/100 होते ही 3/2 2 बन जाएगा ये। और जब तक इधर ये 2 से क्या रहने वाला है, छोटा, 2 से क्या रहने वाला है, छोटा, बस खेल खत्म। अब ये 2 से छोटा रहने वाला है, यहां तक 1 होगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और वो जो लास्ट टर्म है बेटा, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। 151/100 है ना, तो उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। तो 1/100, 100 टाइम्स आया, और 2 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आ गई, 104। तो x कहां से कहां तक आ जाएगा, 104 से लेके 105। डिफाइन किया और ये ऑब्जर्व किया कि अंदर वाली क्वांटिटी कहां तक 1 जा रही है, कहां 1 होगी, कहां 1 से 2 के बीच में जा रही है। और जैसे ही देखा वैसे ही आंसर आ गया। सर ये प्रॉपर्टी से नहीं होगा क्या, प्रॉपर्टी से कैसे होगा बताओ। भाई समेशन है, डिफाइन तो करना पड़ेगा, बिना डिफाइन करे काम चलेगा नहीं। डिफाइन करने के बाद तो वैल्यू दिख रही है, प्रॉपर्टी क्या लगाऊं बताओ। भाई समेशन है तो डिफाइन तो करना पड़ेगा, और डिफाइन करते तो वैल्यू ही नजर आ गई। प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी अपन ने, उसमें से कोई सी भी नहीं लग रही। प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं पढ़ा, बस प्रॉपर्टी में 2 3 बातें पढ़ी अपन ने, मेन तो 2 बातें पढ़ी, बाकी कुछ नहीं पढ़ा। केवल 2 चीजें पढ़ी प्रॉपर्टी में। पहली वाली प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, वो तो एक फिक्स रेंज है। चौथी वाली प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है, वो तो एक नियम बताया है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बार लगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 बार लगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब बची क्या, दूसरी और तीसरी। तो दूसरी में सिर्फ ये बताया है कि प्लस माइनस इंटीजर में हो तो बाहर आ जाता है, प्रोडक्ट डिवीजन वाला बाहर नहीं आता है। और तीसरी में ये बताया है कि माइनस नियम से बाहर आता है। बस 2 चीजें हैं कि भाई इंटीजर कैसे बाहर लेना है और माइनस कैसे बाहर लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी अपन ने, 2 बातें हैं कि भाई इंटीजर कैसे बाहर लेना है और प्लस माइनस कैसे बाहर लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बस इंटीजर कैसे बाहर लेना है और प्लस माइनस कैसे बाहर लेना है, ये बताया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। चलो अगले सवाल पे आएंगे, इसको लिख के फटाफट फिनिश करें।
अब देखिए जो सवाल पेपर वगैरह में जनरली पूछे जाते हैं वो इस तरह के होते हैं कि हमें एक रिलेशन दे दिया जाता है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है और एक्स भी होता है ना। क्या क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होता है, एक्स भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हटा दो, लिख लिया सबने। तो इस तरह के सवालों के लिए हम क्या करते हैं, हम अब चूंकि तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम थोड़ा सा और इसको आसान करेंगे कि भाई अब हम बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे। कहीं पे अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखना है तो उसकी जगह आई लिख देंगे, कहीं पे हमें ये लिखना है तो एफ लिख देंगे, और एक्स लिखना है तो क्या लिख देंगे, आई प्लस एफ लिख देंगे। अब हम चूंकि हमें 2-4 स्टेप ज्यादा करनी पड़ेगी तो हमने रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा और क्या कर दिया, आसान कर दिया कि अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, आई, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ, और एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, आई प्लस एफ। तो अब मैं ये सारे सॉल्यूशन इसमें पुट करूं तो ये क्या बन गया, कहीं ना कहीं आई, ये क्या बन गया, आई प्लस एफ इक्वल्स टू 4 माइनस 5f। अब हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं f को इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है, i। हमें क्या करना है, f को इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है, i। तो मैं लाना चाहता हूं f को इन टर्म्स ऑफ i, तो कितना हो जाएगा 5i माइनस 8, है ना। इस तरह के सवालों का फिक्स मेथड है कि मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करके f को क्या लाना है इन टर्म्स ऑफ i। f को क्या बात क्या लाना है, f को इन टर्म्स ऑफ i, है ना। f को इन टर्म्स ऑफ i क्यों लाते हैं, क्योंकि f के बारे में मैं जानता हूं कि f कहां से कहां तक जाता है, 0 to 1। f कहां से कहां तक जाता है, 0 to 1। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस वो वैल्यू ऑब्जर्व करनी है आई की जिससे ये f किसके बीच में आ जाए, 0 to 1। वो वैल्यू ऑब्जर्व करनी है जिससे f किसके बीच में आ जाए, 0 to 1। अब वो ऑब्जर्व करना में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझे। जैसे मान लीजिए आपने आई की वैल्यू डाल ली 0, है ना, तो आई की वैल्यू 0 ली तो f कितना आ जाएगा, 1/2, करेक्ट है, क्योंकि f हम जानते हैं कहां से कहां तक जाता है, 0 to 1। अच्छा आई की वैल्यू -1 डाल लो तो बेटा f कितना आ जाएगा, 9/8, नहीं हो सकता। तो अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि यार -1 नहीं ले सकते तो -2 भी नहीं आएगा, तो उससे तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, छोटे होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा। तो वे आई की वैल्यू क्या ले लू, इधर लेके देख लू 1, तो आई 1 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5/8, माइनस के 1/8, नहीं हो सकती। तो क्या इधर आगे जाने की जरूरत है, नहीं। क्या इधर आगे जाने की जरूरत है, नहीं, बस एक ही चीज आ गई आपके पास, और ये है तो आप x लिख सकते हैं, i प्लस एफ से कितना आ जाएगा, 0 प्लस हाफ, तो x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। x की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। दोबारा समझिए एक बार, क्या आपको करना है, ये सारे रिप्रेजेंटेशन पुट कर देना है, f को इन टर्म्स ऑफ i लाना है, f को इन टर्म्स ऑफ i लाना है, और आपको i की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे f किसके बीच में रहे, 0 to 1। वो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या वैल्यू पुट करनी है। हालांकि मैं एक अल्टरनेट यहाँ पे इसका और समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी को इसमें तकलीफ हो तो वो ऐसे भी कर सकता है कि भाई f कहां से कहां तक जाता है, 0 to 1, तो f मतलब कितना हो गया, 4 माइनस 5/8, 0 से 1। या तो आप ये अपनाएं या फिर ये अपनाएं, तो ये कितना हो गया, 4 माइनस 5 लेस देन 8, -4 कर दें बेटा तो कितना आ जाएगा, 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगा, तो ये 4 ग्रेटर देन इक्वल 5 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -4, 5 से डिवाइड कर दें तो -4/5 से लेके कहां तक आएगा, 1। ये एक इंटीजर है जो -4/5 से किसके बीच में आना चाहिए, 1। सही लिख रहा हूं क्या मैं, एक बार कैलकुलेशन देख ले, 4/5 आएगा। तो ये एक इंटीजर है जो -4/5 से +4/5 के बीच में आएगा। तो कौन सा इंटीजर आता है -4/5 से +4/5 के बीच में, 0। तो डिसाइड हो गया कि i कितना होगा, 0, और i 0 होगा तो f कितना होगा, हाँ। तो आप इस तरह भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये कहती है कि इस तरह डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। मेरी सलाह तो इस तरह करने की है, ऑप्शन तुम्हारे पास ये भी है कि आप किसी तरह इस तरह रेंज बना के भी आप इसको निकाल सकते हैं, यहां से क्लियर डिसाइड हो जाएगा कि आई की वैल्यू क्या आएगी। बट
इसको सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी आंसर देगा अपना, है ना, क्योंकि वो 2-4 बार जब आप करेंगे ना तो आपको आइडिया यहीं से लग जाएगा। ये तो मैंने रख के देखा है, आप यहीं से ऑब्जर्व कर लोगे कि यार 1 डाल रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, नहीं रख सकते, माइनस डाल रहे हैं 1 से बड़ा आ रहा है, नहीं रख सकते, क्या डाल दिया 0। तो वो बेस्ट है ना, दिखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन जब हम करेंगे तो ये आसान पड़ेगा। अदरवाइज एक अल्टरनेट हमारे पास ये भी है। लिख लिया, चलो अगला सवाल लिखें फिर। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ फर्स्ट पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ फ्रैक्शनल पार्ट x comma greatest integer x and x are in AP. Second part, fractional part x, greatest integer x, x are in GP. और third, fractional part x, greatest integer x and x are in HP. x की वैल्यू निकालनी है, 3 अलग अलग केस हैं जब ये AP में हो, GP में हो और HP में हो। चलो एक सवाल इसमें से मैं करूंगा अभी, 2 तुम इसमें घर पे ट्राई करना, है ना, वही चीज है जो अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 में की। पिछला वाला कौन सा था, 8 था, तो इस पे 9 डाल लो, है ना। अब वही कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच का क्या दिया है रिलेशन, है ना। मैं सेकंड वाले को सोल्व कर रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड हम घर पे अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए जीपी में है, इसका मतलब वही मिडल वाले का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट। और मुझे पता है कि यार मैं इसको कैसे लिखूंगा, आई स्क्वायर आई प्लस एफ और एफ, क्योंकि बार बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल लिखने में अपन उससे भी कर सकते थे, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट लिखने में क्या होती है, तकलीफ होती है ना। तो ये आई स्क्वायर आई प्लस एफ, अब हमने क्या करना है, हमें तो कहीं ना कहीं एफ को इन टर्म्स ऑफ क्या लाना है, आई। तो देखो अब यहां क्या बन जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस आई एफ माइनस आई स्क्वायर, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, ये तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, कोई बात नहीं बन गई। तो निकालना क्या है, बिल्कुल क्लियर कि आई एफ को इन टर्म्स ऑफ आई, सीधा चाहे लगा दूं तो कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये f कहीं ना कहीं आ गया -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2i, ये आ गया। कैलकुलेशन तो अलग होगी हर बार, बस हमें दिमाग में रखना है कि हमें f को किसके टर्म्स में लाना है, i, f को किसके टर्म्स में लाना है, i। अब देख लो आई की किस वैल्यू पे हमारा काम बन सकता है, बस वो देखना है। चाहो तो सिंपलीफाई करो, चाहो तो वैल्यू देखो, वो जो तुम्हारी इच्छा है। मुझे तो ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यू पुट करना लगता है, तो चलो वैल्यू पुट करके देखता हूं मैं। अगर मान लीजिए आई 0 ले लूंगा, आई 0 ले लूंगा तो एफ 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है मामला। अगर आई 1 लूंगा, है ना, तो आई 1 लूंगा तो एफ क्या आएगा, देखो -1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और -1 माइनस रूट 5 अपॉन 2, ये तो नहीं होगा, नेगेटिव चला गया ना, इसका तो खेल खत्म। यहां देख लें तो रूट 5 कितना होता है, 2 पॉइंट कुछ,
तो -1 है तो 1 पॉइंट कुछ अपॉन 2 आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में आ गया ना। वैल्यू तो ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अंडर रूट है तो क्या करेंगे, अपने पास यही ऑप्शन है। तो अच्छा i बराबर 2 ले लू, तो i बराबर 2 लूंगा तो एक -1 प्लस √5 और एक -1 माइनस √5, दोनों नहीं आएगी, खत्म। मतलब पॉजिटिव में तो कुछ नहीं लेना, आप नेगेटिव लेके देख लूं भाई, 0 पे आ रही है, 1 पे आ रही है, 2 पे कुछ नहीं आ रही, मतलब 3 4 5 सब आउट ऑफ रेंज गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस पे और ले लूं तो i बराबर -1 ले लूं तो f क्या आएगा, -1 वहां डालूंगा तो 1 माइनस √5 अपॉन 2 और एक आ जाएगा 1 प्लस √5 अपॉन 2, दोनों रिजेक्टेड है बेटा, ये नेगेटिव हो गई, ये 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब आगे भी जाने की जरूरत नहीं, दो आंसर आने थे, दोनों नजर आ रहे हैं अपने को। तो अब वैल्यू क्या क्या आई समझो, एक तो आ गई अपने पास x की वैल्यू, क्या क्या आ गई, 0 प्लस 0 0, और एक x की वैल्यू आ गई अपने पास 1, आई तो 1 हो गया, प्लस -1 प्लस √5 अपॉन 2, तो ये आ गई बेटा 1 प्लस √5 अपॉन 2, तो आंसर केवल ये होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा फर्स्ट वाले की नहीं, अभी तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तुम कहां, ये 0 नहीं आएगा आंसर में, समझ में आता है क्यों, क्यों, जीपी है ना, तो टर्म्स क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, इस वजह से जीपी की वजह से रिजेक्ट हुआ है, बाकी वो कोई कारण नहीं है ना, जीपी है ना, तो जीपी की टर्म क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो। एपी में तो आता है 0 0 0, एपी में तो होता है, हाँ पहले वाले का क्या आ रहा है, 0 और 3/2, सही है, आ जाएगा। तो जीपी की वजह से इसका एक आंसर रिजेक्ट हो गया है, 0 नहीं आएगा, केवल एक आंसर आएगा 1 प्लस √5 अपॉन 2। सर एक्स की सेकंड वाले आंसर में तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा ना, प्लस माइनस से। क्या सर आपने जो एक्स की सेकंड वैल्यू लिखी है उसमें 1 तो नहीं आ रहा, 1 नहीं आ रहा। क्या कह रहा बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझे तो, ये वाला एक्स की सेकंड वैल्यू जो आपने लिखी है एक्स की, आवाज कट रही है यार तुम्हारी बेटा। सर वो आंसर का बोल रहा है। हाँ आंसर में ये आ रहा है ना, ये तो जीपी है, तो 0 नॉन जीरो टर्म लेंगे तो 1 को कैंसिल करना पड़ा 0 वाले आंसर को, तो अरे ठीक है भाई, सर आंसर में 1 कैंसिल नहीं होगा। कौन सा 1 कैंसिल, अरे एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 1 ही तो बचेगा। सर वो यही कहना चाह रहा था। अच्छा मतलब एलसीएम लेके लिख दे, इसमें दिक्कत है क्या, ऐसे मत करो, कुछ हो जाएगा पढ़ाने वालों को तुम्हारे चक्कर में, सदमे वदमे में नहीं आ जाए एक आध, अब क्या एलसीएम भी लेना पड़ेगा क्या। हम्म, इन्होंने भी ऐसे लगा दिए, अगर ऑनलाइन वालों को शक्ल दिखाना चाहो तो ऑफलाइन वालों को कुछ नहीं दिखता, और इधर हट जाओ बोर्ड के सामने से तो ऑनलाइन वालों को शक्ल ही नहीं दिखेगी। सिस्टम भी ऐसे लगा दी उन्होंने, इधर इधर। हाँ भाई हो गया क्या ये, किसका 0 0 आ गया, 0, तो उसका आंसर भी मिला ना, घर से लाना है ना, अभी तो ये हो गया ना, हाँ तो बस हाँ बोलो, आगे बढ़ेंगे।
है ना। ये हो गया क्लियर है सबको, बोर्ड पे से पूरा रफ कर रहा हूं मैं, जो घर बैठे उनको कोई तकलीफ नहीं है ना, अब तो कर दो रफ। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर थोड़े से हम ग्राफ को देख लेते हैं। चलिए कुछ और सवाल इसके करेंगे, थोड़े से अब इसके आगे अपग्रेडेड लेवल के सवाल करेंगे, लेकिन अब कल करेंगे इसके सवाल। अब थोड़ा सा हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं, है ना। हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। मैं दो ग्राफ तुम्हें सिखाता हूं, एक तो है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और एक ग्राफ बनाना है मुझे y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x। फिर हम थोड़ा सा ग्राफ वाले सेगमेंट पे चले जाते हैं, इसका ग्राफ। अब देखो ग्राफ बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम इसको डिफाइन करके भी बना सकते हैं, कई सारे तरीकों से बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, मतलब अभी जो मैं ग्राफ बना रहा हूं उसको बनाना मत, बनाना तो वो बाद में जो मैं बना। मान लीजिए एक तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको डिफाइन करूं। डिफाइन कैसे करूं कि भाई ऐसे समझा जाए, बनाना नहीं है अभी, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं तुम्हें कि भाई x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, x 1 से 2 है तो कितना हो जाएगा 1, या x -1 से 0 है तो कितना हो जाएगा -1, या मैं कहूं कि भाई x 2 से 3 है तो कितना हो जाएगा 2, है ना। अब मैं ऑब्वियसली x और y से ग्राफ बनाना जानता हूं कि 0 1 2 3 -1, है ना, 1 2, तो 0 से 1 में कितना हो गया 0, -1 से 2 में कितना है 1, तो ये 1 वाली लाइन बना दूंगा, है ना। 2 से 3 में कौन सी लाइन बना दूंगा, ये प्लॉट करना आता है ऐसे, तो मैंने ये 2 वाली लाइन बना दी, ये 1 वाली लाइन बना दी, ये 0 वाली लाइन बना दी, ये -1 वाली लाइन बना दी, है ना। ये ऐसे अपन डिफाइन करके बना सकते हैं, है ना। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट का चाहिए तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी डिफाइन करके मैं बना सकता हूं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट को डिफाइन करके भी मैंने बनाना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को तो मैंने पढ़ा है कि मैं कैसे करता हूं, है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। चाहे तो बना ले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे मैं डिफाइन करके भी बना सकता हूं, है ना, बनाना चाहो तो बना लो। लेकिन अभी हम कुछ और भी सीखेंगे, तो ये मैंने इसको डिफाइन करके बना लिया है ना कहीं ये मैंने इसको क्या करा डिफाइन कर लिया। हर इंटरवल में क्या बनानी लाइन कि 0 से 1 में कौन सी लाइन है 0, तो y बराबर 0, 1 से 2 में क्या है 1, तो 1, 2 से 3 में क्या है 2, तो 2 बना लिया। या मान लीजिए मैं फ्रैक्शनल पार्ट को बनाना चाहूं तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई अब 0 से 1 तो ये क्या बनेगा x, अगर 1 से 2 तो ये तो 1 होगा, तो क्या बनेगा x बनेगा। मान लीजिए आप 2 से 3 में जाना चाहे, 1 से 2 में जाना चाहे, -1 से 0 में जाना चाहे, तो मान लीजिए आप -1 से 0 में जाना चाहते हैं तो ये कितना बन जाएगा -1, तो ये x+1 हो जाएगा। तो अब वही जैसे अपन मोड में नहीं बना देते, अलग अलग लाइन सेगमेंट बना लेते थे, वैसे ही अब क्या करें यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना लें। यहाँ पे कौन से लाइन सेगमेंट बना लें कि भाई ये 1, ये 2, ये 3 और ये कहीं नहीं, तो 0 से 1 में कौन सी लाइन बनानी है x, तो ये लाइन होती है y बराबर x। ये 0 से 1 में बन गई, कौन सी लाइन बन गई y बराबर x। अब जैसे मान लीजिए 1 से 2 में आपको ये लाइन बनानी है ना, 1 से 2 में कौन सी लाइन बनानी है ये। तो अब आप जैसे ये लाइन बनाना जानते हैं कि जैसे y बराबर x -1 वाली लाइन कभी बनाई अपन ने कि x 0 है तो y कितना होगा -1, और y 0 है तो x कितना होगा 1, तो ये वाली लाइन बनेगी। ये वाली लाइन ही तो बनती y इक्वल्स टू x -1। लेकिन मुझे इसका कौन सा वाला पार्ट चाहिए, मुझे तो सिर्फ 1 से 2 वाला चाहिए, तो 1 से 2 वाला बनाऊंगा तो ये 1 से 2 वाला बनेगा, इसका पार्ट, ये पार्ट तो बनेगा 1 से 2 और कुछ नहीं बनेगा। या फिर मुझे अगला चाहिए x+1 चाहिए, तो इधर अगर x+1 वाली लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन बनेगी बेटा x+1 वाली, ये लाइन बनेगी x+1 वाली। ये कौन सी लाइन बनेगी x+1 वाली बनेगी। अब लेकिन मुझे तो इसका कौन सा चाहिए -1 से 0 वाला चाहिए, तो ये -1 से 0 वाला, समझ रहे हो, तो ये ग्राफ बन गया। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, इसका हमेशा शिफ्टेड, हर इंटरवल में सेम ग्राफ बनेगा। आप आगे बनाओगे तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। नहीं कहा सब जगह ओपन सर्किल बना रहा हूं ना, सब जगह ओपन बना रहा हूं, इसीलिए नीचे क्लोज बना रहा हूं। देखो ये क्लोज, ये क्लोज, तो ये ओपन, तो ये अपने पास ग्राफ बनेगा। ये हमने इसको किससे किया डिफाइन करके बनाया, है ना, है ना, ठीक है। लेकिन आप समझो कि अगर अभी ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, या ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आ गया e की पावर x, या आ गया मान लो x²,
तो मेरी परेशानी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब अपन इसको सोल्व करने के लिए टेक्निक्स बताता हूं तुम्हें, है ना। वैसे ये बना सकते हैं, ये आप बना लो, चाहो तो इसको बनाओ। ये एक तरीका है इसको सोल्व करने का कि मैंने इसको क्या किया, डिफाइन किया। लेकिन इसको मैं नहीं कर सकता, तो हम एक और तरीका सीखेंगे जिससे हम क्या बना सकें, डायरेक्ट बना सके, है ना। तो ये तो अपन ने कैसे सीखा, डिफाइन करके कि भाई 0 से 1 में इसकी वैल्यू 0, 1 से 2 में इसकी वैल्यू 1, तो 0 वाली लाइन, 1 वाली लाइन, 2 वाली लाइन हुई। ये एक तरह से y बराबर 1 वाली लाइन है, मैं रेड रेड बनाऊं, ये y बराबर 1 वाली लाइन है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए था, 1 से 2, तो हमने उसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया, है ना। और इसके ग्राफ में कहीं ना कहीं हमेशा स्टेप बनती है ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ में, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। कभी अगर लिखते हैं तो पहचान जाना, स्टेप फंक्शन का मतलब भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही होता है, क्योंकि इसके ग्राफ में क्या बनती है, स्टेप बनती है ना। Can you be a little slower? Can you be a little faster? हाँ, मुझे लिटिल स्लो करने की जगह तुम लिटिल फास्ट हो जाओ तो कितना अच्छा रहे बेटा। हाँ, और क्या, अगर तुम लिटिल फास्ट हो जाओगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, क्योंकि बाकी जो सब है वो तो लिटिल फास्ट है। और अब क्या है कि अब वो वाली कहानी नहीं होती ना, जैसे पहले तो क्या होता था कि कछुआ खरगोश की रेस की कहानी हमने पढ़ी कि कछुआ धीरे धीरे चलता था और चलते चलते जीत जाता था, है ना। लेकिन अब वो थोड़ी ना है कि भाई 1 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठे तो कुछ टैलेंटेड बच्चे पेपर फटाफट करेंगे, फिर आधा पेपर करके बीच में 15 मिनट सो लेंगे और फिर वो सोते ही रह जाएंगे और बाकी बच्चे धीरे धीरे पेपर अटेम्प्ट करके आगे निकल जाएंगे, मतलब। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना, अब वो नहीं है कि भाई धीरे धीरे चल के कछुआ जीत जाएगा, अब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका मतलब ये होगा कि कुछ बच्चे फटाफट आधा पेपर सोल्व करें, फिर बीच में एक झपकी लें, फिर आधा पेपर सोल्व करें। तो मेरी सलाह यह है बेटा कि तुम लिटिल फास्ट हो जाओ ना तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा। हालांकि तुम कहोगे तो मैं लिटिल स्लो हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारी चीजें बतानी हो ना तो थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ता है। अब जैसे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि भाई देखो ये डिफाइन करके भी ग्राफ बन जाएगा, अब इसी ग्राफ को मैं दोबारा भी बनाऊंगा, किससे, शिफ्टिंग से। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम ये भी सीख लो और वो भी सीख लो, तो थोड़ा सा क्या जल्दी जल्दी अपने को लिखना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो जितना फास्ट होगा वो आगे जाएगा, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, स्पीड मैटर करती है। अगर आप जेईई का एग्जाम देते हो तो उसमें 101% स्पीड मैटर करेगी करेगी। तो लिख लिया, ये हटा दो इसको। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक दूसरी टेक्निक सिखाता हूं। अब हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अब चूंकि हमें बड़े बड़े ग्राफ बनाने हैं और बड़े बड़े ग्राफ ऐसे डिफाइन कर करके नहीं बना सकते हम, तो जब भी हम इस तरह का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो समझे। इसके लिए हमें क्या करना है कि अंदर वाले फंक्शन का ग्राफ बना लेना है। जैसे ही y के अंदर क्या है, x है, तो हमने कौन सी लाइन बना ली, y बराबर x। हमने कौन सी लाइन बना ली, y बराबर x। अब क्या करना है आपको सिर्फ ये करना है कि जितनी भी इंटीजर है वहां पे आप ये हॉरिजॉन्टल लाइनें बना लें। जैसे ग्राफ पेपर नहीं देखा अपन ने, बस वैसे जैसे ये 1 हुआ, ये 0 हुआ, ये 2 हुआ, वहां पे सब पे हॉरिजॉन्टल लाइनें बना लें। हर एक इंटीजर पॉइंट पे हमने कौन सी लाइनें बना ली, हॉरिजॉन्टल लाइनें बना ली। और ये हॉरिजॉन्टल लाइनें जहां पर ग्राफ को कट करें वहां पे वर्टिकल लाइनें बना लो। जैसे ये लाइन यहाँ पे कट करिए तो एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ बना ली, ये यहाँ पे कट करिए तो एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ बना ली, एक यहाँ पे कट करिए तो एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे बना ली, ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे है ही सही। फिर ये -1 पे कट करिए तो
एक वर्टिकल लाइनें हमने यहां बना ली। तो हमने क्या सीखा कि अंदर वाले का ग्राफ बना लेंगे। ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर साइन एक्स आएगा तो अंदर किसका ग्राफ बन जाएगा, साइन एक्स का। e की पावर x आएगा तो हम किसका बनाएंगे, e की पावर x का। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइनें जहां पे कर्व को कट करेगी वहां पे वर्टिकल लाइनें बना लेंगे। ग्राफ पेपर तैयार। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, बस ये 0 से 1, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करेगा, 0। बस ये बॉक्स को देखना है। ये 1 से 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करेगा, 1। ये 2 से 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करेगा, 2। अब तुम कहोगे सर इतनी मेहनत तो पहले वाले में ही थी, ये इतना कितना होगा, -1। ये तो आपने और ज्यादा मेहनत बता दी, इससे तो हम डिफाइन ही कर लेंगे। ये ज्यादा नहीं है, अभी जैसे अगला ग्राफ आएगा तो यही क्या पढ़ने वाला है, आसान। तो क्या किया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाई, हॉरिजॉन्टल लाइनें जहां पे कर्व को कट कर रही है वहां पे वर्टिकल लाइनें बनाई। और ये बॉक्सेस अपने आप आपको दिखेंगे। हर बॉक्स पे आपने क्या बना दी, स्टेप। हर बॉक्स पे क्या बना दी, स्टेप। फ्रैक्शनल पार्ट का कैसे बनाएंगे वो समझे, जल्दी नहीं, ये मेथड अभी मैं अच्छे से सिखाऊंगा। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तब तक करेंगे जब तक तुम नहीं बनाने लग जाओगे ग्राफ। रोज 2 ग्राफ मैं बनाऊंगा और 2 तुम्हें देके जाऊंगा, है ना। अब समझिए कि मान लीजिए मुझे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बनाना था, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का बनाना था, तो भी मेरा तरीका यही रहने वाला है। मैं वही लाइन बनाऊंगा y बराबर x, हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाऊंगा। तरीका मेरा इसमें भी सेम रहने वाला है। हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाऊंगा और हॉरिजॉन्टल लाइनें कर्व को जहां पे कट करेगी वहां क्या बनाऊंगा, वर्टिकल लाइनें बनाऊंगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइनें बना ली इंटीजर पॉइंट पे, इंटीजर पॉइंट पे क्या बना ली, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। और ये कर्व को जहां पे कट करेगी वहां पे क्या बनाऊंगा, वर्टिकल लाइनें बनाऊंगा। ये लाइनें कर्व को जहां पे कट करेगी बेटा वहां पे वर्टिकल लाइनें बनाऊंगा। ये लाइनें कर्व को जहां पे कट करेगी वहां पे क्या बनाऊंगा, वर्टिकल लाइनें बनाऊंगा। ये काम तो सेम है दोनों में। अब क्या करूंगा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का ग्राफ बनाना है तो ये जो 0 से 1 वाला है, इसको तो पहले बॉक्स को तो ये 0 से 1 तो 0 से 1 ही रहेगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट का जब हम शिफ्टिंग से ग्राफ बनाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना है। सारा ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट कभी 0 से 1 के बाहर तो जा ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, जो 0 से 1 वाला बॉक्स है वो तो 0 से 1 में ही रहेगा। जो ऊपर है वो शिफ्ट होके कहाँ आएगा, नीचे। जैसे एक बॉक्स ऊपर है तो एक बॉक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आना सबको कहाँ है, 0 से 1। ये ऊपर है तो ये 2 बॉक्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जो शेप है बस उसी शेप को क्या करते जाएंगे, नीचे लाते जाएंगे। ये नीचे है ऊपर हो जाएगा। आना सबको कहाँ है, 0 से 1। भगवान है ये भी एक तरह से, और क्या है, कोई ज्यादा ऊपर है तो उसको नीचे ले आएंगे, कोई नीचे उठा हुआ है तो उसको ऊपर ले आएंगे। कृष्ण भगवान है ना ये, तो इनका अलग ही मामला होता है। तो ये क्या करता है, सबको समानता से, कोई ऊपर है तो नीचे और नीचे है तो ऊपर, और सबको एक समान लेवल पे लाके खड़ा कर देंगे। कहां, 0 to 1। कहां, 0 to 1। ये हमारे पास है। अब इसी शिफ्टिंग से तुम्हें किसका ग्राफ सोच के आना है या बना के आना है, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x और y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट e की पावर x। इसी शिफ्टिंग से e की पावर x का ग्राफ बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइनें बनेगी जहां पे कर्व को कट करेगी, वर्टिकल लाइनें बनेगी, बॉक्स अपने आप बनेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर में स्टेप बनेगी, फ्रैक्शनल पार्ट में शिफ्टिंग होके सब कहां से कहां तक आ जाएंगे, 0 से 1। गलत बनेगा कोई बात नहीं, मैं ये बनाऊंगा, है ना, फिर अपन बनाएंगे। और आराम, जब तक ये नहीं बनेगी जब तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस हर बार हम अंदर क्या चेंज करेंगे, कर्व। आज e की पावर x है, कल साइन x लेंगे, परसों क्वाड्रेटिक लेंगे, लेकिन हर बार कर्व चेंज करेंगे। तो ऐसा कैसे तुम्हें प्रैक्टिस से बना के लाना है। बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तो ठीक, अपन अगली क्लास में फिर सीखेंगे, है ना। 15 सेकंड तक मीटिंग आईडी मत बंद करिएगा। हाँ, 15 सेकंड तक मीटिंग आईडी मत बंद करिएगा। अरे 20 सेकंड तक नहीं करेंगे, 15 सेकंड की क्या चिंता है, कि अभी तो होमवर्क लिखूंगा मैं, तो ऐसे ही छोड़ जाऊंगा मीटिंग आईडी को, मुझे क्या करना है। अच्छा, अब होमवर्क में क्या करके आए हैं अपन वो देख लेते हैं। डीपीपी नहीं हो पाएगी, उसमें डोमेन रेंज के सवाल आ गए हैं।
और अभी अपने को डोमेन रेंज में पहुंचने में टाइम लगेगा। एक्चुअली ये चीजें भी थोड़ी आराम से पढ़नी पड़ती है, इसमें भी जल्दी नहीं कर सकते हैं। शीट में ही ले लेते हैं कुछ। शीट में भी आज तो क्या लेंगे, अपनी क्लास कल भी है ना। चलो तो आज ऑफ है तुम्हारा होमवर्क का, ऐश करो। सर 11 तो बहुत मिल गया आज। 11th में बहुत मिल गया। यस सर। 11th में किसने दे दिया, अभी तक खत्म नहीं करी क्या 11th? सर आज सर से ही थोड़े खत्म बिजी हुई है हो गए सर थे ना बस। इस हफ्ते, ड्रॉपर बैच के कारण। कोई बात नहीं, तो आज 11th का कर लो, मैं कल दूंगा, है ना। आज मेरी तरफ से कोई होमवर्क नहीं है, इसी को रिवाइज करें जो पढ़ाया है, कल होमवर्क लेंगे अपन, है ना। थैंक यू सर। और ये दोनों ग्राफ ट्राई जरूर करें, चाहे गलत हो कोई बात नहीं, है ना। अपन इसको कल फिर सीखेंगे, ट्राई जरूर करें इनको जाके, है ना।